वेलकम टू सोहम क्लासेस। दोस्तों मैं पीयूष आर्य आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल सोहम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरे 10th के विद्यार्थियों, कक्षा 10 के सभी होनहार विद्यार्थियों, जो भी आप कर रहे हो तैयारी, आप देख सकते हो कि सामाजिक विज्ञान का लेसन 1 किस तरीके से एक एक पॉइंट आपको समझा दिया गया। तो आज तो बारी है अपने इन होनहारों को जानने की। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्नों के, जो आज के आज सुनते मात्र से बिना नोट किए आप एग्जाम में लिख जाओगे। तो कर दो ना, अपने सभी ग्रुपों में शेयर और लाइक करना मत भूलना। आ जाओ बच्चों, संसाधन और विकास का पहला लेसन भूगोल का। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे होनहारों, सबसे पहले लिखा है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। एजेंडा 21 का संबंध किससे है, आप सबको पता होना चाहिए। एजेंडा 21 का संबंध आपका ना ओजोन क्षरण से है, ना ही आपका वैश्विक तापमान से है, ना आपका जलवायु परिवर्तन से है। आप तो बता दो किससे है। एजेंडा 21 का संबंध सतत पोषणीय विकास से है। मैंने कुछ इसमें वो भी टॉपिक शामिल किए हैं जो आपको लेक्चर के टाइम में थोड़ी सी छोड़ी गई थी, ताकि क्वेश्चन आंसर के समय वो सारी चीजें आपकी रिवाइज भी हो जाए और जो छुट्टी हो आ भी जाए। अब आप बताओगे कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य खनिजों और कोयले, बात खनिज और कोयला का हो रहा है। कोई शायद ही कुछ विद्यार्थी न बता पाए, लेकिन मुझे विश्वास है काफी विद्यार्थी इसको बताना चाहेंगे कि वो बिहार है कि गुजरात है कि झारखंड है कि तमिलनाडु है। फटाफट जवाब दीजिए, आपके पास है। तो हम तो जहां तक जान गए, जब कोयला की बात कर देता है और खनिज की बात कर देता है, सबको है, ठीक है, सबको टाटा नगरी जमशेदपुर ये सारे सब आपको याद होंगे। तो कौन सा राज्य है आपका, ये आपका झारखंड आता है बच्चे। ये आप जब भी आप बात करते हो इस्पात की, अब्रक की, सारी चीजें, स्टील प्लांट, ये कहां जाते हैं, हम झारखंड की तरफ देखते हैं। कोयले की खदानें काफी हैं। तो अब अगले, चूंकि इन्हीं 4 राज्य में देखना था तो झारखंड ही वो आएगा। अब आगे का देखें क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के कितने भौगोलिक क्षेत्र में मैदान हैं। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाते समय शुरू में ही बताया। अगर 1 निकाल दे, कितने प्रतिशत क्षेत्र में मैदान है, 50% दिया है, 30% दिया है, 47 दिया है, 43 दिया है। तो आपका यहां ऑप्शन सही होता है कौन सा, 43%। ठीक है। अगला जवाब, भूमि की विशेषताओं में शामिल है, सीमित क्षेत्र शामिल है, अनासवान शामिल है, कि गतिहीन है, कि ये सभी। तो भूमि क्या है, एक सीमित संसाधन है, मैंने पढ़ाया भूमि की विशेषताओं में। भूमि एक गतिहीन है, अनासवान भी है। तो ये हम यहां पे ये सभी, यहां हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, ये सब है, ठीक। लेकिन यहां पर हमारा सही ऑप्शन ये सभी पे जाता है। अगला है, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, यानी किस पर खेती नहीं हो सकती। चारागाह भूमि पर, परती भूमि पर, बंजर भूमि पर, या ये सभी भूमि पर। इन चारों में से किस पर खेती नहीं की जा सकती है, इसका जवाब आपसे हम जानना चाहेंगे। जो भी विद्यार्थी बताएं।
चलिए बिल्कुल सही जवाब होगा। तो ये सभी पर खेती के लिए उपलब्ध है, खेती इन पे अच्छे से नहीं की जाती है। ठीक है, अब है अगला जवाब आपके पास। ठीक है, भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम है? अधिकतम की बात किया है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत निम्नलिखित राज्यों में किसमें अधिकतम है? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, वो हमारा है पंजाब। पंजाब इतनी एक सशक्त कह ले खेती शायद ही कहीं होती, बहुत बेहतरीन तरीके से खेती की जाती है। अब है तो वो पंजाब राज्य है। भारत में किस प्राकृतिक शक्तियों से भूमि निम्नीकरण सबसे अधिक होता है? सबसे ज्यादा वो कौन ऐसी प्राकृतिक चीज जिससे हमारा भूमि का निम्नीकरण बहुत ज्यादा होता है? खनन से, अति चराई से, वायु से, तो वो है हमारा जल। सबसे ज्यादा भूमि कट के जाती है तो जल के कार्य इधर उधर बहती है। अगला है, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपहार है? प्रकृति की वो कौन सी देन है जो हमें, जिसे नेचुरल गिफ्ट कहा गया है? मैंने ये आपको पढ़ाते समय भी बताया। क्या वो श्रम है या पूंजी है या भूमि है या संगठन है? तो सबको नेचुरल चीज तो इसमें बस भूमि ही आपको दिखाई दे रहा है एक, तो बाकी तो बनावटी है, हम लोगों ने बनाया है, लेकिन श्रम हमारा है, नेचुरल नहीं लेकिन श्रम हमारा। लेकिन अगर हम देखें तो यहां प्राकृतिक उपहार की बात किया जिसमें पूरी प्रकृति का यानी पूरा संसाधन हमें अवेलेबल हो जाता है, तो वो हमारा क्या है? भूमि है। ठीक है, अगर हम ऐसे अगर आगे का टॉपिक देखें तो अगला टॉपिक आपके सामने क्या आता है कि भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में वन भूमि का, ठीक है, प्रतिशत क्या है? 10 संबंधित 27%, तो 21.4%। ये ठीक है, इसको डेसिमल में इसको हम बना दे, ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, कटा हुआ ना समझ लेना। ठीक है, ये आपका 21.4%, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब आगे हम देखेंगे, अगला कह रहा है कि जलोढ़, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, पठारी क्षेत्र में रेगिस्तान। सबको पता है कि यह जलोढ़ मिट्टी को कौन लाता है? गंगा, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों के अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, जो भारत की सबसे उपजाऊ भूमि मानी जाती है। तो यह मैदानी क्षेत्रों में है। कहां पर है? मैदानी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। अगला अगर हम देखें तो इसको आपसे पूछना जरूरी हो गया है कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में कि 4 रेगिस्तान में या थार रेगिस्तान होगा? ठीक है, बताइए, इसका जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। बिल्कुल आप जवाब दे रहे होगे। दक्कन के पठार में हमारा काली मिट्टी का है, ब्रह्मपुत्र की घाटी में हमारा जलोढ़ मिट्टी का, थार रेगिस्तान में हमारी बलुई मिट्टी है। अब यहां पे मालवा प्रदेश अगर हम देखें, मैंने बताया था, तो मालवा प्रदेश के क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। बहुत से बच्चों का ऑप्शन भी इसमें सही ही होगा। अगला है आपका कि भारत में वन भूमि का, ये तो हो चुका है, ये हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट हो रहा है। भारत में वन भूमि का प्रतिशत क्या है? चलिए इस क्वेश्चन को, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया, आप भी देखिए। काली मिट्टी का निर्माण कहां होता है? वायु से होता है, ग्लेशियर से, नदियों से, ज्वालामुखी विस्फोट से। इसमें हर एक व्यक्ति को मैंने बताया इसे कपास मिट्टी या काली मिट्टी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी विस्फोट से हुए लावा से निकले, लावा के ठंडा होने से मिट्टी बनी, यानी इसी कारण इसका रंग काला होता है, जो हमारे दक्षिण क्षेत्र में पाई जाती है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। मैंने अभी कल की क्लास में आपको ये बता दिया था। अगला बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी, देखिए
अब मैंने काली मिट्टी से आपको कल कहा था कि देखो क्वेश्चन बनेंगे, अश्योर बनेंगे, 100% बनेंगे। छोटा सा है टॉपिक लेकिन पूछता बहुत ज्यादा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मेटेराइट मिट्टी। ये तो आपका आता है काली मिट्टी। अब अगर हम बात करें कि कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है, तो जब चाय का नाम आता है तो सबको याद आता है क्या? आसाम और बंगाल याद आता है। और जब चाय का नाम आता है तो हमको अपना ननिहाल याद आता है, दार्जिलिंग। ठीक है, तो देखिएगा, तो बात करते हैं हम कौन सी मिट्टी चाय की खेती के लिए उपयुक्त है। जाहिर सी बात है, जब मैंने इस जगह का नाम ले लिया, मैंने इतने खूबसूरत हिल स्टेशन का नाम ले लिया दार्जिलिंग, तो पर्वतीय मिट्टी जो चाय की खेती के लिए क्या है, सबसे उपयोगी होती है। अब आगे देखें, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न आ गया। अति लघुत्तरीय प्रश्न को बताने से पहले जितने लोग देखे हो बताओ कि पहले अपने अपने ग्रुप में शेयर किया, नहीं किया तो कर दो ना, लाइक तो जरूर करना। अब चलो, अब आते हैं उसको बताने से पहले सबसे अहम बात हम जानेंगे, ठीक है, कि जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, अगर ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप अपने पास चाहते हो, अपनी इससे अच्छी भी और कुछ टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न चाहते हो, आप चाहते हो एक क्विज टेस्ट आपको मिले, तो ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी आपको। कब? जब आप पुराने जुड़ गए, नए बाकी हैं, देख रहे हैं, रोज कह रहे हैं। तो शुरुआत के 500 छात्रों के लिए मात्र 999 रुपए में जुड़कर 1 साल की फीस के साथ अब से पढ़ो, पूरे बोर्ड एग्जाम के अंतिम पेपर तक पढ़ो। कोई भी बैच फिर बीच में लॉन्च होगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें आपको 100 बैच, टॉप 100 बैच और साथ में क्रैश कोर्स, तीनों बैच आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इनमें से किसी भी बैच में आपको एक पेमेंट करना है, कोई दूसरा पेमेंट आपको नहीं करना, वो है बस 999 रुपए। अब यहां पे आपको यहां से कोर्स कंप्लीट करना है और यहां से आपको रिवीजन करना है। तो पढ़ाई तो आपको यहां से करनी है, रिवीजन आपको यहां से करना है। तो मेरे होनहार छात्रों जो भी देख रहे हो, अगर आप 95, 94 की अगर सपने को लेकर बैठे हो, ये आपका सपना सच भी होगा। सारी चीजें आपकी बेस्ट होंगी। कब? जब आप जुड़ते हो शुभम क्लासेज के साथ। अब ये करना क्या होगा, जितने देख रहे हो अभी के अभी मोबाइल उठाइए, पेड क्लास ज्वाइन करिए। पढ़ाई मैंने कहा कि साल भर पढ़ोगे, तीनों हर बैच से जोड़ दिए जाओगे। अब ये सारी चीजें कब होंगी, जब आप अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर में शुभम क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, तीनों, और पेमेंट करते हो 999 रुपए पेमेंट करते ही, ठीक है, आप तीनों बैच से जुड़ जाओगे। और यदि आप ऐप से पेमेंट करते हो और अप्लाई कूपन में ये फिल करते हो PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हो PIYUSH स्पेस देखिए SIR, तो 100 रुपए की आपको छूट मिल जाएगी। यानी अब आप जुड़ सकते हो मात्र 899 में ही। कब? जब मेरा कूपन कोड यूज करते हो तब, ठीक है। जहां पर ऐप में लाइव क्लास, हैंड राइटिंग नोट्स, प्रैक्टिस सेट, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट ईयर के पेपर। और यदि आप इससे डायरेक्ट आप पेमेंट करना चाहते हैं, इसमें अगर यहां से आप पेमेंट नहीं कर पाते तो इस नंबर में, किसी भी नंबर पे पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। अब बात करते हैं हम आगे की टॉपिक की। बहुविकल्पीय प्रश्न तो हमारे हो चुके थे। हम अति लघुत्तरी की बच्चों बात हो रही थी यहां पे कि अति लघुत्तरीय प्रश्न क्या कहता है। ये आपसे कह रहा है, जो बातें नोट तो करेंगे ही, कहानी तो सुनेंगे ही, है ना। देखना, मानव निर्मित संसाधनों की परिभाषा दीजिए। इन संसाधनों के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, ठीक है। पहला है आपका मनुष्य द्वारा बनाए गए संसाधन, कह रहा है मानव निर्मित संसाधन जो मनुष्य ने बनाए उनके बारे में 2 संसाधन लिखना है, ठीक है।
पहला हम आपको कई बता दे रहे हैं, आप 2 लिख लेना एग्जाम में। सड़क है, सड़क किसने बनाया? अब ये तो है नहीं कि भगवान आके सड़क बनाए, ये सड़क हम तैयार किए, भगवान ने हमको धरती दी, उस धरती पे सड़क हमने बनाया। तो जो मनुष्य बनाता है ऐसे को कृत्रिम कहते हैं, जो भगवान हमें दिया है वो तो गॉड गिफ्टेड है, वो प्राकृतिक है। ठीक है, अब यहां मशीन है, मशीन हम बनाए, रेल मार्ग हम बनाए, मोटर वाहन हम बनाए, तो ये सारे संसाधन मानव निर्मित हैं। अब है कि किसी राष्ट्र की भूमि उपयोग प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले 2 कारक कौन हैं? तो वो कौन से 2 कारक है? भू आकृति, दूसरा जनसंख्या घनत्व। जो राष्ट्र की भूमि उपयोग के प्रतिरूप को ज्यादा प्रभावित करती है, वहां की भूमि की बनावट कैसी है, वहां का 1 किलोमीटर एरिया में कितनी जनसंख्या रहती है, उसके आधार पे ये दोनों चीजें तय होती हैं। ठीक है, बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं? पहला है बंजर भूमि से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता वह बंजर भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी भूमि जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है, जैसे पहाड़ी, सूखी और मरुस्थलीय भूमि। अब है कि किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत अधिकतम है। तो है पंजाब, दूसरा उसी से अलग हुआ है राज्य हमारा हरियाणा। ठीक है, यहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत सबसे ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा जमीन क्या है? योग्य बनाई गई है। ठीक है, अब किन्हीं 2 राज्यों के नाम है जहां शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत बहुत कम है, वो है मिजोरम, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। अब अगर हम आगे देखें बच्चों, अगला क्वेश्चन, अब यहां पे बात हो रहा है कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र क्या है अब भारत में? तो वर्ष में 1 बार बोया गया क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहलाता है। 8-9 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के अंतर्गत भारत का 46.24% क्षेत्र था। अब कह रहा है भारत में निम्नलिखित भूमि की मात्रा क्या है? तो भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नलिखित है। अब कह रहा है किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जहां अति पशुचारण के कारण काफी भूमि निम्नीकृत हो गई। ज्यादा पशुओं के चराने से भूमि का क्या हुआ है? अपरदन ज्यादा हुआ है। वो 2 राज्य कौन है? वो राज्य है हमारा राजस्थान है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। अति पशुचारण के कारण काफी भूमि निम्नीकृत हो गई है। नोट करिए बच्चे, फटाफट नोट करिए। हो गया ये, आगे देखेंगे। अगला है उन 2 राज्यों के नाम बताइए। उन 2 राज्यों के नाम बताइए जहां अति कृषि भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। हरियाणा और पंजाब में अति कृषि भूमि निम्नीकरण के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ऐसे राज्यों के नाम भी आप बताइए जहां भूमि निम्नीकरण के लिए खनन उत्तरदायी है। ठीक है, मध्य प्रदेश है और झारखंड में भूमि निम्नीकरण के लिए खनन उत्तरदायी है। भूमि का निम्नीकरण क्या है? ज्यादा से ज्यादा खनन होता है झारखंड और मध्य प्रदेश में। अब भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण करने के लिए किन्हीं 2 उपाय का सुझाव दीजिए। तो भूमि निम्नीकरण, ये मीर लिखा है, ये भूमि है। भूमि निम्नीकरण पर नियंत्रण के 2 उपाय निम्नलिखित। ऐसे एग्जाम में आपको भी ऐसे ही लिखना है। देखो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं आंसर ऐसे ही लिखना है। पहला, वनोन्मूलन पर प्रतिबंध, आपका पहला है वनोन्मूलन पर प्रतिबंध। दूसरा है चारागाहों पर नियंत्रण, ज्यादा से ज्यादा वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई पर रोक लगाएं। चारागाहों पर नियंत्रण, ज्यादा से ज्यादा चारागाहों पर ध्यान दें, ग्रासलैंड जो है अति चराई ना हो। अगला है उन नदियों के भी आप नाम बता दीजिए जो उत्तरी मैदान में निक्षेपों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं। तो मैंने अभी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में पूरी तरह से क्लियर कर दिया वो नदी कौन सी है
सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है, जो उत्तरी मैदान में निक्षेपों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती हैं, जो अवसाद बहा के लाती हैं। उन्हीं से जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है, जो मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब है कि आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। आयु के आधार पर जलोढ़ मिट्टी का वर्गीकरण खादर और बांगर में किया जाता है। किसमें? खादर और बांगर में किया जाता है। अगला जवाब है आपका, किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। किस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ है? वह है आपकी नवीन जलोढ़ मिट्टी, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। आप पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। बांगर यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और जो नई मिट्टी आई होती है, नई तैयार मिट्टी, वो खादर कहलाती है। ठीक है, खादर सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। सही भाई, जो अभी नया नया है ताकत तो उसमें ज्यादा ही होगी। ठीक है, अब जलोढ़ मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ खनिजों का नाम बताइए। तो आपकी जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूना, ये तीन और कुछ अधिक भी है, लेकिन तीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये सारी चीजें। अब इसके बाद अगर आप और भी चाहते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले और आपकी पढ़ाई सबसे सुपर और सबसे बेस्ट हो, तो मैं अपने विद्यार्थियों से यही कहना चाहूंगा, अभी मौका है नए विद्यार्थियों, 500 छात्रों के लिए 999 रुपए में आपको कोर्स कंप्लीट करने और रिवीजन का मौका। इतने में ही आपको मिलता है। आपको 100 बैच, साथ में टॉप 100 बैच और एक बैच आपका क्रैश कोर्स भी आपको इसी पैसे में दिया जाता है। तो अब आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन तैयारी आपकी दी जा रही है शुभम क्लासेज के चैनल पे। तो आप अगर इस चीज को चाहते हो कि आपकी भी तैयारी बेस्ट हो, तो आप जल्द से जल्द जुड़े, अभी के अभी जुड़े। मैं तो यही कहूंगा, समय क्यों गवाओगे, जुड़ना है तो आज ही जुड़े, पछताने से कुछ नहीं होगा। कहता है ना कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। ठीक है, तो वही हाल है। तो बच्चे जो पहले से पुराने छात्र हैं, वो जो जुड़े हैं, उनको क्रैश कोर्स से डायरेक्टली जोड़ दिया जा रहा है। उनको कोई दोबारा पैसा पे करने की जरूरत नहीं है। और जो भी छात्र अभी नहीं जुड़े हैं, वो अब जुड़ के इन तीनों बैच को इतने ही पैसे में पा सकते हैं। साथ में आप क्रैश कोर्स में पाते हैं 1 शॉर्ट वीडियो, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, लास्ट 3 ईयर के पेपर, शॉर्ट नोट्स और 3 मॉडल पेपर। तो मैं यही कहूंगा, क्यों मौके को गवाओगे, क्यों ये रुतबा हासिल करना है, अपना मान बनाना है, अपने परिवार का मान सम्मान बनाना है, ऐसी कैटेगरी में आना है और हमारा मान तो अपने आप बढ़ जाएगा जब मेरे होनहार विद्यार्थी मेरी बातों को मानकर अपने आप को परफेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पेड क्लास से जुड़ने के लिए करना क्या होगा, मैंने अभी बताया कि आप शुभम क्लासेस एप्लीकेशन अपनी मोबाइल में इंस्टॉल करिए। आप ऐप में जाइए, वहीं पे 999 पेमेंट करके आप जो है शुभम क्लासेस के तीनों बैच से आप जुड़ जाओगे। तो अब आप अप्लाई कूपन में यदि अप्लाई करते हो, मेरा ये कूपन कोड PIYUSHSIR पीयूष सर, या अप्लाई करते हैं PIYUSH स्पेस देके SIR, तो आपको टॉप 100 बैच 2023 से जोड़ दिया जाएगा। देर किस बात की, अब आप 899 ही आपको ये पड़ेगा। तो चलिए हो जाइए तैयार। और यदि इस बैच में यदि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो रही हो कि हम ऐप से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो है इस दिए गए नंबर पे आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, तुरंत का तुरंत आपको जोड़ दिया जाएगा। तो लाभ उठाइए डेली लाइव क्लास का, हैंड राइटिंग नोट्स का, स्मार्ट क्लास नोट्स का, प्रैक्टिस सेट का, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का, लास्ट ईयर पेपर का। तो अब आपकी समस्या तो दूर हो जाएगी। तो अब कर दीजिए आज के इस वीडियो को पूरे ग्रुपों में शेयर और लाइक करना ना भूले। मैं पीयूष आर्य लेता हूं अपने सभी विद्यार्थियों से विदा। गुड लक।